हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का जो है लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर 5 का उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पीस एंड कॉपरेशन। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो साउथ एशिया की स्टेट्स हैं, मतलब नेशंस जो हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि उसके मोस्टली जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या फिर नेशंस हैं, लाइक नेपाल, भूटान, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, तो बांग्लादेश, इन सभी के साथ उनकी हमेशा आए दिन देखने को मिलता है, फाइटिंग होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इन सभी लड़ाई झगड़ों के बावजूद ये जो स्टेट्स हैं, मतलब जिनको हम लोग नेशंस कहेंगे, तो साउथ एशिया के जितने भी नेशंस हैं उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पकड़ ली थी कि अब हम लोगों को क्या करना है, कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है और फ्रेंडली रिलेशन, मतलब मित्रता का भाव जो है वो बनाना है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्सीड कर पाएंगे, मतलब आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जिसका नाम था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक मेजर रीजनल इनिशिएटिव लिया गया साउथ एशियन स्टेट्स के द्वारा, जिससे कि वो क्या कर सकते थे, कोऑपरेट कर सकते थे एक दूसरे के साथ और मल्टीलेटरल मींस जो थे उनको शेयर कर सकते थे, मतलब दो से ज़्यादा मतलब स्फेयर्स के बारे में वो बातचीत कर सकते थे। और ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी सार्क, उसने फंक्शनिंग करना कब स्टार्ट किया, उसने 1985 में उसने वर्किंग स्टार्ट करी। और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स होने की वजह से उसको सक्सेस जो थी वो नहीं मिल पाई, मतलब अलग अलग नेशन से, लाइक भूटान, बांग्लादेश वगैरह, चाइना, पाकिस्तान, ये जो सारे थे, तो इन सभी नेशंस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो थी नहीं, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उसको सक्सेस नहीं मिल पाई। अब सार्क मेंबर्स जो थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, फ्री ट्रेड जोन एरियाज़ जो हैं वो बनाए जाएंगे होल साउथ एशियन स्टेट्स के द्वारा, और हम लोग फ्रीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं फॉर ट्रेड पर्पसेस के लिए। अब इस चैप्टर में ये एक इस टॉपिक में एक न्यू चैप्टर जो था वो, मतलब पीस और कॉपरेशन जो था वो इवॉल्व हो रहा था साउथ एशिया के बीच में, कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं इस रीजन में वो फ्रीली क्या कर सकें, बॉर्डर शेयर कर सकें, मतलब बॉर्डर के थ्रू, मतलब क्रॉस करके बॉर्डर्स को ट्रेड पर्पस के लिए वो एक नेशन से दूसरे नेशन में जा सकते थे। और साफ्ता का ये जो आइडिया था, उसके पीछे मेन चीज़ क्या थी कि वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकें। और ये जो एग्रीमेंट था उसको कब साइन किया गया था, साफ्टा, इसको साइन किया गया था 2004 में, लेकिन ये इफ़ेक्ट में कब आया था, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, स्टार्ट कब किया गया था, 1 जनवरी 2006 में। और इस एग्रीमेंट का एम क्या था, मतलब मेन मोटिव क्या था, उसका मेन मकसद क्या था, कि जितने भी ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक्स होते हैं, मतलब ट्रेड टैक्स जो होता है उसको कम किया जाए 20%। 2007 में उसको कम किया गया 20%। लेकिन जो कुछ जो नेबर्स थे उनको ये डर था कि इंडिया कहीं अपने इन्फ्लुएंस में लेकर हमारी सोसाइटीज़ उनको पॉलिटिक्स सिखा के या फिर मार्केट्स यहाँ पर लगाएगा आके अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर शेयर करके, तो अदर जो उसके नेबर्स हैं उन पर इन्वेड ना कर दे, मतलब उन पर कंट्रोल करना ना शुरू कर दे, कमर्शियली भी और साथ में पॉलिटिकली भी। ठीक है, तो इंडिया ये सोचता था कि हम लोग को क्या करना, हम लोग रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं, मतलब जो हम लोग एक्चुअल में प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं, बेनिफिट जो ले रहे हैं, वो साफ्टा के थ्रू ही मिल सकता है सभी को। और हम लोग क्या करेंगे, एक ही रीजन के होने के बावजूद हम लोगों को ट्रेड के लिए पैसा देना पड़ता है, मतलब टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस साफ्टा के थ्रू क्या होगा, हम लोग फ्रीली क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जा सकेंगे, एक नेशन से दूसरे नेशन जा सकेंगे, और हमारी जो कॉपरेशन टाइज़ हैं, मतलब जो मतलब आपस में मेल जोल है वो और बढ़ेगा, और हम लोग इजीली क्या कर पाएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और इंडिया ये सोचता था कि साफ्टा
जो है उसकी कोई कीमत नहीं है जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रबल्स हो रही हैं। हम सभी नेशंस जो हैं वो आपस में ही भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। जबकि इंडिया ने ऑलरेडी बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो थे वो कुछ नेशंस के साथ ऑलरेडी डन रखे थे। वो भूटान के साथ जैसे उन्होंने टेरिटरी शेयर करते हैं, पैसा भी उनको पे करती है इंडिया, ठीक है। नेपाल के साथ भी यही सेम केस है कि नेपाल के बहुत सारे लोग जहाँ पे विदाउट वीज़ा वर्क करने के लिए आ सकते हैं। श्रीलंका के साथ भी यही सब था, ठीक है। तो इतना सब होने के बावजूद भी इंडिया को यही था कि हाँ, हम लोग अगर कोऑपरेट करेंगे, अच्छे से पीसफुली रहेंगे, तो मे बी हमारा एशियन कॉन्टिनेंट जो है वो और क्या कर पाएगा, और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी होगी उसे, मतलब वो और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। अगर हम लोग बात करें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की, तो उनके रिलेशंस ऐसे हैं कि वो जो एंडेमिक कन्फ्लिक्ट जो है और वायलेंस जो है वो हमेशा देखने को मिलता है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए गए ताकि इन टेंशन्स को मैनेज किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए, और पीस जो है, शांति जो है, शांतिपूर्वक वातावरण जो है उसको बनाया जाए। लेकिन ये जो दोनों नेशंस हैं, दोनों कंट्रीज़ जो हैं, वो एक दूसरे का कॉन्फिडेंस लेने के लिए एग्री तो हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए, ऐसे स्टेप्स टेकन किए जिससे कि वो रिस्क ऑफ वार जो है उसको रिड्यूस कर सकें, मतलब लड़ाई के चांसेस को कम कर सकें। सोशल एक्टिविस्ट और जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी, मतलब सोसाइटी के जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर्स में अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हैं, जो हर एक इवेंट में सामने रहते हैं, और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़, मतलब हम लोग उनको पॉलिटिकल लीडर्स भी कह सकते हैं, उन्होंने कोलैबोरेट किया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जिससे कि वो इन सभी नेशंस में जो भी लोग रहते हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप टाइज जो थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो अब इन पाकिस्तान के और इंडिया के जो लीडर्स हैं उनके बीच में मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं ताकि वो एक दूसरे के मतलब वेलफेयर के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स टेकन करें जो टेंशन्स को रिड्यूस कर सके। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया है दोनों मेजर जो मतलब नेबर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, उनके बीच की प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक नंबर ऑफ बस रूट जो था वो ओपन करा दोनों नेशंस के बीच में। इंडिया से पाकिस्तान जो थी वो एक बस रूट जो था वो स्टार्ट किया, ताकि वो मतलब कहाँ से ट्रेड जो था वो भी स्टार्ट किया गया, पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया टू पाकिस्तान ट्रेड हो सके, दोनों पार्ट से इंक्रीज़ हो सके। मतलब पंजाब रूट से वो क्या करते थे, लास्ट 5 to 8 ईयर्स के बीच में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला, ट्रेड हो रहा था। लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट्स या फिर कुछ टेंशन्स की वजह से लास्ट ईयर से थोड़ा बीच में फ्लक्चुएशन आ चुकी है। वीज़ाज़ जो थे वो भी ईज़िली गिवन हो जाते थे, मतलब ईज़िली उनको मिल जाते थे, बहुत आराम से उनको मिल जाते थे, चाहे वो इंडिया के लोग हों चाहे पाकिस्तान के लोग हों। तो इस वैक्यूम में कोई और रीजन जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ पर नहीं शामिल हो सकता था। तो अगर हम लोग बात करें, इतने सब इवेंट्स होने के बावजूद भी वो मतलब हमेशा ये चाहता है कि हम लोग इनकी इंसल्ट करने में कोई मतलब ना करें, इस तरह का कोई भी। हमेशा ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी पार सामने देखने को मिलती हैं जो क्या करती हैं, इन दोनों पार्स को मतलब भिड़ने के लिए अग्रसर करते रहते हैं उनको। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उनको हमेशा सपोर्ट करते ताकि वो ये दोनों नेशंस जो इंडिया और पाकिस्तान लड़ते रहें। लाइक चाइना और यूएसए जो हैं वो मेन प्लेयर्स रहे हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स में, जो हमेशा कहीं ना कहीं अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो आए दिन दिखाते ही हैं। तो सीनो इंडियन रिलेशनशिप जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं लास्ट 10 और 12 ईयर्स में, बहुत इम्प्रूव देखने को मिले हैं। लेकिन चाइना की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि जो पार्टनरशिप वो पाकिस्तान के साथ भी मतलब रखता है, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी सी इरिटेटिंग जो बिहेवियर जो है वो शो किया जाता है। और उसके बाद ये सब हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन की डिमांड की वजह से ये जो दो जैन नेशंस हैं वो क्लोज़र देखने को मिलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। और इकोनॉमिक टाइज़ जो हैं वो कब से स्टार्ट हो गई, सिंस 1991 के बाद इकोनॉमिक टाइज़ जो हैं वो मतलब पैसे के मामले में भी इन दोनों ने कॉपरेट करना शुरू कर दिया। तो अगर हम लोग अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट साउथ एशिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कब से बढ़ रही है, जब से कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, और कोल्ड वार के एंड के बाद भी इसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि उसको पता था कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब नाम जो है वो इस्टेब्लिश करा, उसका मेन मेंबर कौन है, इंडिया, जिसने इंडिपेंडेंस के बाद किसी भी ब्लॉक में ज्वाइन करने की सोची नहीं थी। उसने कहा था कि मैं अलग ही एक अपना मतलब बनाऊंगा
पोल बनाऊंगा या फिर अलग एक सिस्टम फॉर्म करूंगा। यूएस के रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हैं। कब से अच्छे हैं? कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद से अच्छे हैं। और इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है वो मॉडरेट रिलेशंस भी मेंटेन करता है। साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो दोनों कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता रहता है। और इन दोनों कंट्रीज़ में उसकी अलग अलग तरह की पार्टिसिपेशन है, वो अलग अलग लेवल पे पार्टिसिपेट करता है। चाहे हम लोग बात करें, यूएस ने और चाइना ने न्यूक्लियस प्रोवाइड करी पाकिस्तान को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उन न्यूक्लियस का वो गलत इस्तेमाल करता है। और अगर हम बात करें आज के टाइम पर, तो यूएस जो है वो इंडिया के साथ उसके बहुत ही अच्छे रिलेशंस मेंटेन हैं, वो आप लोग अपनी लेवल पे भी देख सकते हो। तो लार्ज साउथ एशियन डिस्पोरास जो है वो ये देखा जाता है यूएस में कि पॉपुलेशन भी अच्छी है और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन और मार्केट्स जो हैं इस रीजन के, अमेरिका उनको क्या करता है, ऐड करता है कि फ्यूचर में ये मतलब रीजनल सिक्योरिटी और पीस को क्या करेंगे और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, बढ़ा के रखेंगे। तो इसके बेसिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि साउथ एशिया जो है वो हमेशा यही चाहता है, मतलब वहाँ पर मोस्टली क्या होते रहते हैं, वो कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स को फेस करता है, इसीलिए उसको प्रोन जोन कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर ये सारी टेंशन्स कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कभी भी एंड ही नहीं होते हैं। तो ये एक ऐसा रीजनल ब्लॉक बन चुका है जहाँ पर कुछ कॉमन कल्चरल फीचर्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। मतलब वहाँ के लोगों का, कुछ नेशंस ऐसे हैं जिनका सिमिलर कल्चर है, मतलब सेम कल्चर रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ट्रेड इंटरेस्ट सेम है, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं लोग और गवर्नमेंट जो हैं उस रीजन के वो एक दूसरे के बाद मतलब डिपेंड रहते हैं। ओके, तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।